गंगा जमुना प्रकरण के बाद ईसाई मिशनरियों के ऊपर शिकंजा कस रहा है। आधारशिला संस्थान में जांच करने पहुंची है बाल आयोग की टीम। बाल संरक्षण आयोग की टीम दमोह पहुंची। उन्होंने जांच की और जांच में जो पाया वह चौंका देने वाले तथ्य थे। जांच अधिकारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं जहां के प्रशासन के ऊपर। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर। उनका कहना है कि हमारा काम इनको आईना दिखाना है। ये आते हैं साथ में, क्या इनको ये दिखलाई नहीं देता है कि यहाँ क्या हो रहा है? गंभीर आरोप हैं, धर्मांतरण और धर्म से विमुख करने के आरोप। यहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर, संस्थान के व्यक्ति के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। पास्को का मामला था। किसी भी यहाँ पर अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, उनका पुलिस का वेरिफिकेशन नहीं है। संस्थान का जो यहाँ पर पंजीयन होना चाहिए वह नहीं पाया गया, दस्तावेज नहीं पाए गए, ना इनकी पे स्लिप है और ना ही इनके किसी प्रकार के दस्तावेज यहाँ पर हैं। इसलिए गंभीर आरोप लगाए हैं ओंकार सिंह जो कि सदस्य हैं और बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रश्न चिन्ह अंकित किए हैं दमोह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर। एक बच्ची की शिकायत थी जो इसी होम से गई थी, क्योंकि किसी भी बच्चे को जब होम्स में लाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम उसको किसी परिवार में पुनर्वासित करें, और जब वो किसी परिवार में जाती है तो उसकी सुरक्षा की भी सभी की जिम्मेदारी रहती है। परंतु वो संस्था, जिस संस्था में रह के वो पली बड़ी, उस संस्था का एक कर्मचारी इसको स्टॉक करे, उसको परेशान करे, उसको मैसेज भेजे, उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजे, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? और उसके विरुद्ध एफआईआर भी की गई है। तो वो एफआईआर जब हुई है उसी के पश्चात हम लोग इस चीज़ के लिए आए थे। यहाँ पर जो और बच्चियाँ हैं उनके साथ तो नहीं हो रहा है। अभी आपने इंस्पेक्शन के दौरान क्या पाया? देखिए, पूर्व में भी एनसीपीसीआर ने भी यह मामला उठाया था और हम भी यह मामला उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो बालिका गृह है उसको किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे जो बालिका गृह में जो बच्चियाँ रह रही हैं, ये एक नया जांच का विषय और है कि उन बच्चियों का कहीं भी प्रवेश ऑर्डर नहीं मिला हम लोगों को। और उसके बाद में जब उनको लीगल फ्री किया गया है तो लीगल फ्री की अपनी एक प्रक्रिया होती है, परंतु इस लीगल फ्री की प्रक्रिया में उस समय की जो CWC है उसने इस प्रक्रिया को देखा ही नहीं है। और वो बच्ची कहाँ से आई, एबेंडेंट थी, सरेंडर थी, कोई जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के बच्चे की लीगल फ्री की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो उसकी प्रक्रिया अलग को होती है, कहीं पर मिली है बच्ची एबेंडेंट है तो उसकी प्रक्रिया अलग होती है। परंतु यहाँ पे तो जो लिखा गया है, सरेंडर लिखा गया है बच्चियों को जब लीगल फ्री करते समय, परंतु किसी भी प्रकार का सरेंडर का डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ धार्मिक ग्रंथ भी कुछ किताबें पाई गई है। हाँ, वो एक हॉस्टल संचालित होता है इनका विद्यालय के साथ में, तो उस हॉस्टल में गए थे क्योंकि जो व्यक्ति है वो उस हॉस्टल में भी जाता आता रहता था। और ये बच्चियों से बात करने पर पता भी पड़ा, और जिसको पहले छोटी बच्चियों ने तो बता दिया था, पर बड़ी बच्चियों ने पहले झूठ बोला कि हम नहीं जानते। फिर बाद में उन्होंने बताया कि वो आते थे यहाँ पर। और बच्चियाँ नहीं बता रही हैं अगर कुछ होता भी होगा, क्योंकि वो बच्ची भी जब इस होम से बाहर निकली है तभी ये पता पड़ा है कि उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार यहाँ पर हो रहा था, या ये व्यक्ति उसको किस तरीके से परेशान कर रहा था एक छोटी बच्ची को। तो जब बच्चियों से बातचीत कर रहे थे तो ये ध्यान में आया, और जब जांच में ये पाया गया कि जो यादव है, साहू है, चौबे हैं, अहिरबार है, ये सब बच्चियाँ, ये सबको भी एक बाइबल प्रोवाइड की गई है जिसका ये अध्ययन करते हैं, और कक्षा के अनुसार ये बाइबल उनको दी गई है। क्या लगता है कि धर्म से विमुख करने का भी एक चक्र चल रहा है? धर्म से और साथ में परिवार से, दोनों जगह से। क्योंकि जिस प्रकार मैंने बच्चियों से पूछा कि आपको कौन अच्छा लगता है, संस्था अच्छी लगती है या माता पिता अच्छे लगते हैं, अगर दोनों में से किसको चयन करेंगी, तो उन्होंने कहा संस्था को। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक परेशानी वाला कारण है कि एक बच्चियां जो आप जिनको दया के भाव से या चैरिटी के लिए आप उनको यहाँ पढ़ाने के लिए लेके आए हैं, परंतु हम किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, किस प्रकार से उनको रख रहे हैं कि वो अपने परिवार से दूर हो रहे हैं।
बिल्कुल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एक तो मेरे को ये कन्फ्यूज़न है बहुत सारा कि शिक्षा विभाग को इन नियमों की जानकारी है कि नहीं है। उनका डीओ से बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा हम केवल 1 से 8 तक की मान्यता देते हैं, इस आवासीय विद्यालय आवास की नहीं देते हैं। परंतु जब मैं उनका प्रारूप 2 देख रही हूँ, उसमें स्कूल ने टिक किया हुआ है और इन्होंने ही जिला शिक्षा अधिकारी के साइन के आवासीय विद्यालय संचालित होता है। अगर किसी प्रारूप में कोई क्लॉज लिखा हुआ है तो उसके अपने नॉर्म्स होते हैं। तो आवासीय विद्यालय के क्या नॉर्म्स हैं? कितने उम्र तक के बच्चे रखे जाएंगे? क्या लड़का लड़कियां एक ही बिल्डिंग में साथ में रहेंगे क्या? ये तो कहीं भी नहीं है। हम जब शासकीय विद्यालयों के हॉस्टल्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी लड़के और लड़कियों के तो हॉस्टल्स अलग अलग है, और किसी भी आवास में, किसी भी आवास छात्रावास में कक्षा 6 से कम उम्र के बच्चे कहीं भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो नर्सरी से पढ़ने वाली बच्चियाँ रह रही हैं। तो क्या लगता है कि मतलब प्रशासन की चूक है गंभीर या मिली भगत, क्या लगेगा? चूक तो नहीं कहूँगी, क्योंकि पहले भी जब राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष आए थे प्रियंका कानूनगो जी, तब भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में लिखा था, परंतु शासन प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसी होम्स में बालिका गृह की मान्यता ना होना, फिर आपके स्पेशल होम्स की मान्यता ना होना, क्योंकि जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनकी एक अलग से मान्यता ली जाती है, उनको नहीं रखा जा सकता है यहाँ पर। तो ये सारे ही जांच का विषय है कि किसने इनको यहाँ बच्चियों को भेजा, क्यों भेजा यहाँ पर जब इसकी मान्यता नहीं थी, या इनको चलिए मान्यता नहीं होती है तो जे एक्ट में प्रावधान है हम उसको फिट फैसिलिटी घोषित करें, पर क्या उसको फिट फैसिलिटी घोषित किया गया? तो फिट फैसिलिटी भी नहीं घोषित किया गया, तो फिर हम बच्चे किसके उससे रख रहे हैं यहाँ पर। और आज की डेट में जब हम ये देखते हैं कि आप अपने घर में एक नौकर रखते हो, उसका हम पुलिस वेरिफिकेशन करा, यहाँ इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है, एक व्यक्ति का भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। स्कूल में इतना सारे टीचर्स अपॉइंट है, पर टीचर्स का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, खुद प्रिंसिपल का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग या राजकीय शिक्षा अकॉर्डिंग आपके ना प्रिंसिपल जो है वो उस है ना जो आपकी योग्यता होनी है उसको भी फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये कैसा विद्यालय चल रहा है जहाँ पे स्लिप नहीं है आपके पास में, जहाँ आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, जहाँ आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है? तो हम किस व्यक्ति को यहाँ रख रहे हैं? तो जो आरोपी है, जिसकी खुद ने शिकायत संस्था ने की है, संस्था ने खुद ने ही शिकायत की है, आपको पता था, तो आपने उस व्यक्ति को जाने क्यों दिया? आपने उस व्यक्ति को भगा दिया। आपकी जब नॉलेज में आ गया था तो आपको पुलिस को बुला के उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। आपने तो उसको भगा दिया, उसकी वाइफ ने भी रिजाइन दे दिया, वो वाइफ भी चली गई उसके साथ में। तो कहीं से आपके पास अब कोई कड़ी ही नहीं है कि वो क्यों, क्योंकि आपने पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं कराया। तो ये तो आपकी मिली जुली भगत ही लग रही है ना आपको, हमको। पहली बात तो वो व्यक्ति जा कैसे रहा था, बालिका गृह में क्यों जा रहा था, लड़कियों के हॉस्टल में क्यों जा रहा था, तो और उस बच्ची के नंबर कैसे मिला उसको? ये तो बहुत गोपनीय विषय होता है। किसी बच्ची की दत्तक ग्रहण में जहाँ वो जा रही है उसका पता ठिकाना देना, उसके नंबर देना, ये तो बहुत ही गोपनीय विषय है। तो ये उसको मिला कैसे? तो ये सारे अपने क्या कहते हैं जांच के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो चलन चल रहा है, हम लिखेंगे तब जांच होगी। शासन के सब कुछ ध्यान में आ गया है, शासन का सारा वहाँ पे प्रशासन पे पहुंचा हुआ है, तो शासन को अपने सुमोटो इस पे जांच करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं बच्चियों को हटा रही है वहाँ से? चलो वही बात है, उसने गलत व्यवहार किया है और ये हम जानना चाहते, इसलिए हम हॉस्टल में भी गए, छात्रावास में भी गए। चूँकि छात्रावास की उनके पास अनुमति नहीं है, वो आवासीय विद्यालय मानते हैं, वो भी देखा हमने। मगर आवासीय विद्यालय में जब मान्यता लेने जाते हैं नहीं हम, तो ये स्पष्ट लिखना पड़ता है, जो भी निरीक्षण करने आता है उसको लिखना पड़ता है कि स्कूल के प्रेमाइसिस में क्या क्या है। एक पिछली बार हम जब गंगा जमुना में आए थे तो हमने बताया था, स्कूल प्रेमाइसिस में स्कूल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो निरीक्षण में जो भी बीआरसी आता है, शिक्षा विभाग से आता है, उसको उल्लेख करना चाहिए। भाई साहब, बाल आयोग की टीम के द्वारा कुछ बुकें भी यहाँ पे जो 1 से लेकर 5 पाठ्यक्रम की वो जब्त की गई, क्या है? सब बच्चों के पास में बाइबल पुस्तिका मिली है, उसमें हिंदू बच्चे भी हैं, गैर हिंदू भी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बरसों से रह रहे हैं, और ईसाई बच्चे भी हैं, वो अपने को ईसाई धर्म में अपना लिए हैं, ऐसा वो मानते हैं। प्रथम दृष्टया आपको क्या लगा, क्या धर्मांतरण का मुद्दा है या सिर्फ वही पास्को वाला मैटर?
ये तो जांच का विषय। एक और मामला है, उसकी एफआईआर हो गई है परसों। चूँकि वो इनका कर्मचारी है, इंस्टीट्यूशन का मामला है, तो शिकायत कर ये स्वयं भी आरोपी हैं उसमें, संस्था आरोपी है क्योंकि संस्था का कर्मचारी है। नियम के अनुसार पुलिस वेरिफिकेशन जो भी स्टाफ है उसका होना चाहिए। उसकी सूची बाल कल्याण समिति के पास में, महिला बाल विकास में जिला बाल संरक्षण अधिकारी है, उसके पास रिकॉर्ड में होना चाहिए। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना किसी कर्मचारी की, ना स्टाफ के, न आपका इनका टीचिंग स्टाफ है, ना उसके पास बस का ड्राइवर है, ना उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन है ही नहीं। अगर होता तो ऐसे आरोपी यहाँ से नहीं निकलते। तो सर क्या माना जाए कि क्या इसमें कुछ विभागीय कमजोरियां भी हैं क्या इस तरीके के मामले से? विभागीय कमजोरियां भी हैं। हम प्रशासन पे भी आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने संस्था को बचाने के लिए संस्था से ही, वो पाक्सो वाली बच्ची है उसकी जो एफआईआर संस्था ने की है। एक संस्था खुद आरोपी है तो शिकायतकर्ता कैसे बन सकता है? ये संस्था को बचाने के लिए प्रशासन ने उससे एफआईआर कराई जो स्वयं में दोषी है, आरोपी है। पुलिस को दोषी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, सबकी मिलीभगत है इसमें। आगे दमोह क्या पुलिस और प्रशासन दोनों की बिल्कुल मिलीभगत है। ये साजिश के तहत एफआईआर उससे कराई गई है। आगे क्या एक्शन लेंगे आप? कराएंगे, जैसे गंगा जमुना में कार्रवाई कराई वैसे कराएंगे। तो क्या मानते हैं आप कि इस दमोह की स्थानीय प्रशासन ने जो आरोपियों का पक्ष किया है यहाँ पे? बिल्कुल किया भाई। शिकायत जो आरोपी है शिकायतकर्ता कैसे हो सकता है? अभी 2 दिन पहले 21 मई की शिकायत है। 21 मई से पुलिस और ये क्या कर रहे थे? अभी 2-3 दिन पहले निकाला है उस कर्मचारी को इनने। हमने रिकॉर्ड लिया है, उसके जो हाजी रजिस्टर वो भी लिया है। 3-4 दिन पहले। आरोपी का नाम क्या है सर? उसका नाम डैनियल है। और शिकायत का वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है? पाक्सो का मामला है। भाई साहब एक और बात है,